नाउ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये जो माइक्रोब्स है किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हेल्पफुल होंगे। सबसे पहली चीज़ कि हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे वो सारे कमर्शियल लेवल पर होंगे। और अगर किसी भी प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा क्वांटिटी में, मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ लीटर ऑफ प्रोडक्ट अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोई छोटे वेसल का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें लार्ज कंटेनर्स, लार्ज वेसल्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इंडस्ट्रियल लेवल पर, लार्ज स्केल लेवल पर प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड दीज वेसल्स आर कॉल्ड फर्मेंटर्स। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये पता चली कि फर्मेंटर्स ऐसे लार्ज कंटेनर्स हैं, ऐसे लार्ज वेसल्स हैं जिसके अंदर हम किसी भी लार्ज लेवल पर, लार्ज स्केल पर हम एनिमल प्रोडक्ट को बना सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो है फर्मेंटेड बीवरेजेस। अब बेसिकली बीवरेजेस क्या है, तो जितनी भी अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स होती हैं जैसे वाइन, बियर, विस्की, तो ये सब क्या है, ये सब ड्रिंक्स है। तो जो ड्रिंक्स के बारे में हमने बात की उसके अंदर एक ईस्ट है जिसका नाम है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसी ईस्ट को बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है। हमने जब ब्रेड के बारे में बात की थी तब हमने इसी को बेकर्स ईस्ट बोला था। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बीवरेजेस, तो इसलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ईस्ट है वो एक ऐसा ईस्ट है जो बियर बनाने में, विस्की बनाने में, ब्रांडी बनाने में, रम एंड वाइन बनाने में यूज़ होता है। क्वेश्चन ये बनता है, हाउ आर दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड। देखिए हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं किसकी, मार्टेट सीरियल्स। हमने अभी मोलासेस के बारे में बात की, शुगर केन के बारे में बात की है, या फिर सिर्फ हम अगर फ्रूट्स के बारे में भी अगर बात करेंगे जिनके अंदर शुगर का कंटेंट होता है तो हम उन फ्रूट्स के साथ में इस ईस्ट को रखेंगे। अगर आपको एक इक्वेशन याद हो तो ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड CO2। इथेनॉल और CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए जो शुगर होती है ईस्ट के अंदर वो ब्रेक कर जाती है। तो यहाँ पर क्या होगी, फर्मेंटेशन होगी, मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है शुगर की, जो कि मार्टेट सीरियल्स में प्रेजेंट है, शुगर केन में प्रेजेंट है, या फिर बाकी फ्रूट्स में प्रेजेंट है। तो जब उनका फर्मेंटेशन होता है तो उसके रिजल्ट में हमको इथेनॉल और CO2 मिलता है। तो यहाँ पर ड्रिंक को ऑब्टेन करने का हमने तरीका निकाला है किसको, फर्मेंटेशन ऑफ मार्टेट सीरियल्स बाय यूजिंग ईस्ट। तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम कौन कौन से ड्रिंक बना सकते हैं, बियर, वाइन, देन विस्की, ब्रांडी, रम। अब यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग लाइन में क्यों लिखा है, क्योंकि बियर एंड वाइन दीज आर दी ड्रिंक्स विच आर प्रिपेयर विदाउट डिस्टिलेशन। मीन्स बिना डिस्टिलेशन किए जिस ड्रिंक्स को प्रिपेयर किया जाता है वो कौन कौन सी होगी, बियर एंड वाइन। और जो विथ डिस्टिलेशन होती है, जिसके अंदर प्रॉपर डिस्टिलेशन की जाती है, फर्मेंटेशन की जाती है, तो उसको बोला जाता है डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। अब यहाँ पर डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ड्रिंक्स का अल्कोहलिक कंटेंट जो होता है उसको डिक्रीज़ किया जाता है, सॉरी उनका जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी साथ ही साथ में बढ़ाया जाएगा। तो ये हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया है किसका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का, विच वॉज फर्मेंटेड बीवरेजेस। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन सी डिस्टिलेशन से तैयार की जाती है ड्रिंक और कौन सी बिना डिस्टिलेशन से तैयार की जाती है ड्रिंक, और किसको फर्मेंटेट करते हैं हम, मार्टेट सीरियल्स को, और कौन सी ईस्ट का हम यूज़ करेंगे तो वो कौन सी, सेक्रोमाइसिस सेरेविसीज। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट दी एंटीबायोटिक्स। सबसे पहली एंटीबायोटिक्स थी कौन सी, पेनिसिलिन। अब एंटीबायोटिक्स है क्या, नॉर्मली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेडिसिन्स। लेकिन अगर मैं आपको इसका प्रॉपर मीनिंग बताऊं तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है माइक्रोब्स। मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियां करवाते हैं, डिसीज़ करवाते हैं, उनके अगेंस्ट काम करने वाला जो केमिकल है वो होता है एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर मैंने पेनिसिलिन का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और जो साइंटिस्ट का नेम है वो क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक को, और फर्स्ट कौन सी थी, पेनिसिलिन, और ये कौन से माइक्रोब से ऑब्टेन किया गया था, तो वो एक फंगस थी जिसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। सो ये एक फंगस थी जिसका इस्तेमाल करके पेनिसिलियम को ऑब्टेन किया गया था। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कैसे ऑब्टेन किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। एंटीबायोटिक की जब डिस्कवरी हुई, मतलब पेनिसिलियम की जब डिस्कवरी हुई, इसको चांस डिस्कवरी भी कहते हैं। अब इसको चांस डिस्कवरी क्यों कहते हैं, तो ये जो अलेक्जेंडर थे ये अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर। तो क्या होता है, हम जब बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं तो उन्होंने क्या किया था, एक पेट्री डिश ली हुई थी। तो उस पेट्री डिश के अंदर जो ये स्टेफाइलोकोकाई है,
तो वो उस बैक्टीरिया को क्या करवा रहे थे, ग्रो करवा रहे थे। कैसे ग्रो करवा रहे थे, वो प्रॉपर न्यूट्रिटिव मीडियम देकर, प्रोवाइड करवा कर। अब क्या हुआ था कि इनको अटेंड करनी थी शादी, तो अब इन्होंने, इनकी वाइफ ने इनको फोर्स किया कि चलो चलो 4 दिन की शादी है, अटेंड करके आ जाना। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, 2 दिन के लिए शादी अटेंड करके आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। तो ये चले तो गए अपनी वाइफ के साथ में, और ये आए कब, लगभग 10 से 15 दिन बाद। अब यहाँ पर बिना वॉश किए इस कल्चरल प्लेट को चले गए ये शादी में, और वापस आकर लगभग 1 हफ्ते बाद जब उन्होंने देखा, मीन्स 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो गया था, हम अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहे 1 वीक, तो उन्होंने जब कुछ समय बाद वापस आकर देखा, तो जिस पेट्री डिश के अंदर वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे, वो जो अनवॉश्ड, बिना धुला हुआ जो कल्चर वो छोड़कर चले गए थे, तो उस कल्चर में एक मोल्ड की फॉर्मेशन हो गई। किसकी, मोल्ड की। और वो जो मोल्ड था वो एक्चुअल में क्या थी, एक फंगस थी, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। तो फिर जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि जिस कल्चर को मैं बिना वॉश किए छोड़कर चला गया था, तो उस कल्चर में ये जो बैक्टीरिया है वो तो ग्रो कर ही नहीं पा रहे हैं, और मोल्ड की ग्रोथ हो गई है। तो उसकी ग्रोथ इसलिए हो गई थी क्योंकि ये कुछ केमिकल्स को सीक्रेट कर रहा था, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल टू किल द बैक्टीरिया। मतलब ये, अगर इस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को हमें किल करना है, तो फिर मैं इस मोल्ड का यूज़ कर सकती हूँ, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और इस फंगस ने जिस केमिकल को प्रोड्यूस किया था वो क्या था, पेनिसिलिन। तो वही पेनिसिलिन को हमने एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके वजह से इसको चांस डिस्कवरी भी कहा जाता है, क्योंकि उनको थोड़ी पता था कि उनको शादी में जाना है, उनको थोड़ी पता था ऐसा सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शादी का वर्ड आपको समझाने के लिए यूज़ किया है, एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं था। हुआ ये था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आइडिया ही नहीं था कि इस तरीके से किसी बैक्टीरिया के ऊपर अचानक से फंगस की ग्रोथ हो जाएगी। इस वजह से इसको चांस डिस्कवरी कहते हैं। आपको याद रहे, इस वजह से मैंने आपको ये स्टोरी बताई। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। ठीक है, और ये किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, हमने इसको किससे ऑब्टेन किया था, पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया था। ठीक है, इसको कैसे हमने देखा था, ये कैसे बनी थी पेनिसिलियम नोटेटम, ये हमको पता होना चाहिए। तो हमें ये तो पता चल गया कि सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया है, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर कर दिया था एंटीबायोटिक को। अब उसका जो इफेक्टिव यूज़ था, उसका जो पोटेंशियल था, उसके बारे में ये नहीं बता पाए थे। तो इसके बाद में 2 नए साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पेनिसिलिन के जो उसका जो पोटेंशियल के बारे में बताया उन्होंने। तो वो 2 साइंटिस्ट थे, इनर्स चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरिंग। तो इन दोनों ही साइंटिस्ट ने क्या बताया था, इफेक्टिव यूज़ ऑफ पेनिसिलिन। और इन्हीं के बताने के बाद में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए, तो पेनिसिलिन को एक्सट्रीमली यूज़ किया गया था। तो कब यूज़ किया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 में, अमेरिकन सोल्जर्स के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए। और 1945 में इन तीनों ही साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ती गई, तो इतनी सारी बीमारियाँ जिनको हमें ठीक करने के लिए मेडिसिन मिलती गई। तो बीमारियों को ठीक करने के लिए हमने अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स बनाई, चाहे फिर वो उस डिसीज़ को डिले करने के लिए ही क्यों ना हो। बहुत सारी तरीके की बीमारी दे रखी है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, तो उन सारी बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए या फिर जो ट्रीटमेंट देने के लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं, तो उसको डिस्कवर कर लिया था। और आज के टाइम में हम बिना एंटीबायोटिक्स के अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक्स। आगे हम बात करेंगे उन केमिकल्स के बारे में, ऐसे एंजाइम्स के बारे में जो ह्यूमंस के वेलफेयर में यूज़ किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब यहाँ पर ये तीनों क्या हैं, दीज आर दी केमिकल्स। ये वो केमिकल्स है जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं, और यहाँ पर ये वो केमिकल्स है जिसको हम फंगस से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलकम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ब्यूट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस ब्यूट्रिक एसिड को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव के लिए। फिर आता है नेक्स्ट लैक्टिक एसिड, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मिल्क के लिए यूज़ करते हैं। कैसे, मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है, इसको हम विनेगर के अंदर यूज़ करते हैं। अब ये तो तीनों बैक्टीरिया से ऑब्टेन होने वाले हो गए। अब फंगस में क्या है, एस्पिरगल्स नाइगर, जो किसको प्रोड्यूस करती है, सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे अब किसके अंदर, जैसे लेमन हो गया, तो बाकी जितनी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर हमको मिलता है ये। और ये करेगा क्या, जो सिट्रिक एसिड वाले जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, किसके लिए, स्किन के लिए। और बहुत सारी तरीके की ड्रिंक्स के अंदर भी आपको मिलते हैं।
तो आपको इन सारे बैक्टीरिया से मिलने वाले जितने भी ये नाम है ये सब याद रखने हैं, और इनसे मिलने वाले जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके भी आपको नाम याद करने हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलकम है, इसने क्या प्रोड्यूस किया, ब्यूट्रिक एसिड। फिर लैक्टोबैसिलस, जिसने क्या प्रोड्यूस किया, लैक्टिक एसिड। फिर एसिटोबैक्टर एसिटिक, इसने क्या प्रोड्यूस किया, एसिटिक एसिड। तो ये तीनों बैक्टीरिया थे और ये उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स। फिर आती है फंगस, एस्पायरजिलस नाइगर। फिर आते हैं ट्राइकोडर्मा, पॉलिस्पोरम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एस्पेरगिलस नाइगर है वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, सिट्रिक एसिड को। फिर ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम है वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, साइक्लोस्पोरम ए। अब हम बात करते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो एक कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं और किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्दी बनाने के लिए या फिर डिसीज से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो एक बैक्टीरिया का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, जो एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये जो हमको यहाँ पे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो मिला है इसका फंक्शन क्या है, ये क्लॉट बस्टर होता है। क्या होता है ये, क्लॉट बस्टर। मतलब कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो तो उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो कई बार क्या होता है ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाता है, खून के थक्के जम जाते हैं। तो उन क्लॉट को बर्स्ट करने के लिए, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर आसानी से हो पाए, तो उसके लिए क्लॉट का बर्स्ट करना हमको ज़रूरी होता है। तो हम किसका यूज़ करेंगे उसके लिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। अब दूसरा, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम एक ऐसी फंगस है जो कि साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या है, एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। अब ये क्या है, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है ये। मान लीजिए किसी भी पेशेंट के अंदर रिसेंटली अभी कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने किडनी को ट्रांसप्लांट किया है। अब उसका जो इम्यून सिस्टम है हो सकता है वो बाहर से आई हुई किडनी को एक्सेप्ट ही ना करे। क्यों, क्योंकि अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ तो उसे ये लगेगा कि किडनी तो फॉरेन पार्टिकल है और वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है, तो उसका इम्यून सिस्टम को हमें थोड़ा सा वीक करना होता है, सप्रेस करना होता है। तो इसी वजह से पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन ए के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि जो भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन जो भी ऑर्गन है वो जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो उसको एक्सेप्ट कर सके, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा सके। अनदर वन इज़ मोलस्कस परप्यूरस। ये भी एक फंगस है जो एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करती है जिसका नाम क्या है, स्टेटिस। और ये जो स्टेटिस होता है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, यानी कि किसी भी की बॉडी के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल का जो भी अमाउंट है ये उसको कम करेगा। अब ये कैसे कम करेगा, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है उनको बनाने वाले जो भी एंजाइम्स हैं, तो ये उन एंजाइम्स के साथ जाकर compete करेगा और इनहिबिट कर देगा, यानी कि रोक देगा किसकी, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को। तो हमने यहाँ पर किसके बारे में बात की है, केमिकल्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की है, एंजाइम्स के बारे में बात नहीं की है, लेकिन हमने उसका डिस्कशन कर लिया है। तो वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, तो एक एंजाइम होता है आपका लाइपेज। अब ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको डिटर्जेंट की फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो लाइपेज है वो रिस्पॉन्सिबल है डर्ट को, ऑयली स्टेन्स को या फिर जो भी गंदगी होती है उसको रिमूव करने के लिए। तो जितने भी गंदे कपड़े होते हैं उन पर से ऑयल को या डर्ट को रिमूव करने के लिए लाइपेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह यूज़ होता है, इसीलिए डिटर्जेंट की फॉर्मुलेशन में लाइपेज को यूज़ किया जाता है। अनदर इज पैक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस। अब ये जो एंजाइम है इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, अगर आपने